नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा। गृह एवं वन विभाग को लेकर भी अहम फैसले संवाद। सीएम धामी ने हिल यात्रा महोत्सव को किया वर्चुअली संबोधित। बाबा गंगनाथ मंदिर के सौंदर्यकरण की घोषणा। सशक्त बहना उत्सव में महिला समूहों से संवाद। चंपावत में जनता मिलन कार्यक्रम। हरिद्वार में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बोले गरीब मध्यम वर्ग परिवारों का बिगड़ रहा बजट। एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया राजनीतिक स्टंट। नंदा गौरा योजना की राशि नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। कहा बजट नहीं है तो बंद करने पर करें विचार। भिकिया स्वीण ब्लॉक प्रमुख के निधन के बाद उपचुनाव में देरी पर भी सख्त। लोहाघाट महाविद्यालय में छात्रों का आंदोलन। कॉलेज की छत पर चढ़े, आश्वासन के बाद उतरे नीचे। मांगे पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान। और आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ को। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास से पिथौरागढ़ में आयोजित ऐतिहासिक हिल यात्रा महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को हिल यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए ग्राम जाखनी स्थित बाबा गंगनाथ मंदिर के सौंदर्यकरण की घोषणा की। सीएम ने कहा कि 500 साल से अधिक पुराना हिल यात्रा पर्व उत्तराखंड की आस्था, लोक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार पौराणिक मंदिरों के संरक्षण के साथ पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। चंपावत में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी 95 विकास खंडों की महिला स्वयं सहायता समूहों से वर्चुअली संवाद कर उनकी सफलता की कहानियां सुनी। सीएम ने महिलाओं को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए उनके हुनर और आत्मनिर्भरता की सराहना की। चंपावत की जय केलपाल देवता स्वयं सहायता समूह की सदस्य ऋतु जोशी ने मुख्यमंत्री से बातचीत की और उनके रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बाजार और बेहतर मार्केटिंग सुविधा देने की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना जो है उसके संदर्भ में स्वयं सहायता समूह की जो हमारी महिलाएं हैं, क्लस्टर की महिलाएं हैं, इन सभी से लाइव रूप से चर्चा की गई। इसमें हमारे यहाँ से मिसेस जोशी जो हैं वो जुड़ी हुई थी। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद किया और उनके द्वारा यहाँ पर कैंटीन चलाया जा रहा है उसके संबंध में उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही सभी महिलाओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मार्गदर्शन है उसको सुना है और किस प्रकार से योजना का क्रियान्वयन और अन्य महिलाएं किस प्रकार से अच्छा कर रही हैं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ लेकर के, उसके संबंध में भी यहाँ पे व्यापक सहभागिता रही है। है कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत लोगों को, जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको विपणन के अवसर प्रदान किए जाते हैं। जब भी हमारा राखी का त्यौहार होता है उससे पहले ही हफ्ते भर पहले से हम लोग स्टॉल्स लगाते हैं विभिन्न जनपद के कॉर्नर्स में, और उसमें जो महिलाएं हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। इस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनका विपणन भी हो जाता है और उनके आजीविका के स्रोत जाहिर होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको विशेष सोच करके राखी के तौर पर इसलिए किया है ताकि जो है बाहर से राखी मंगाने से अच्छा हम लोग जो है महिलाओं की बनाई हुई राखी जो है बेच सकें। और वहीं चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने 200 से ज्यादा आवेदन और शिकायतों को सुना। इनमें रोजगार, किसान सम्मान निधि, सड़क, बिजली, पेयजल, भूमि और आर्थिक सहायता से जुड़े मामले प्रमुख रहे। डीएम ने अधिकारियों को सभी शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं 11 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बनाए गए। डीएम ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रत्येक सोमवार को जनपद चंपावत में जनता दर्शन का कार्यक्रम का यहाँ पे हम लोग क्रियान्वयन करते हैं। इसमें आज जो है जनता दर्शन तकरीबन ये दूसरे हफ्ते में लगा था, एक हफ्ते का गैप भी था।
तो उसके दृष्टिगत यहाँ पे जो है लगभग 200 से अधिक जो है हमें पत्र प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 50 पत्र जो हैं वो सोलर लाइटों के लिए प्राप्त हुए थे और अन्य जो है समसामयिक जो इश्यूज़ हैं और मांगे हैं उसके संबंध में। सशक्त बहना उत्सव के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया। महिलाओं ने सरकार की योजनाओं से मिले सहयोग, आत्मनिर्भर बनने की यात्रा और मुख्यमंत्री के प्रति उनके भाव साझा किए। जोईवाला की एक महिला ने मुख्यमंत्री धामी को प्रदेश की महिलाओं का बड़ा भाई बताते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं से महिलाओं को अपने हुनर को स्वरोजगार में बदलने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि उनके समूह द्वारा मसाले, अचार और धूप सहित स्थानीय उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। मसाला यूनिट से 10 से 15 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। पौड़ी गढ़वाल की महिलाओं ने मुख्यमंत्री के साथ अपने रिश्तों को गुरु शिष्य जैसा बताते हुए कहा कि सरकार के सहयोग से उन्होंने बकरी पालन, सिलाई, अचार, धूपबत्ती, रंग और राखी बनाने को स्वरोजगार का माध्यम बनाया। बेचते तो भी उसका दाम 10 करोड़ मिलता। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस से खबरों की तरफ रुख करेंगे। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ट्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है। ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसी जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को, और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। आईटी, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड, उद्यमिता में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 6 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। चंपावत विधानसभा क्षेत्र में आंतरिक मार्गों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए 4.38 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। नानक मत्ता नगर पंचायत में पानी निकासी सौंदर्यकरण के लिए 95.71 लाख रुपए तथा पिथौरागढ़ के प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के लिए 59.80 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। इसके अलावा उधम सिंह नगर के जिला न्यायालय और न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 2.77 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।
हरिद्वार में चीनी के बढ़ते दामों को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला महानगर कांग्रेस के नेतृत्व में मायापुर के दूधाधारी चौक क्षेत्र और कनखल में रामदेव की पुलिया से चौक बाजार तक प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की रसोई पर पड़ रही महंगाई की मार को प्रचार के जरिए नहीं छुपाया जा सकता और कांग्रेस सड़क से सदन तक जनता की आवाज उठाती रहेगी। ब्लॉक मायापुर के दूधाधारी चौक पर चीनी के बड़े दामों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई से। एक महीने में 45 रुपये से बढ़कर 65 से 70 रुपये किलो चीनी हो गई है, जिसके कारण आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पे महिलाएं बहुत परेशान हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। हरिद्वार में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को राजनीतिक स्टंट बताते हुए भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। हरिद्वार में आयोजित वन नेशन वन इलेक्शन संत समागम को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर संतों और धार्मिक गुरुओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। आलोक शर्मा ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, अन्य जन समस्याएं गंभीर हैं, लेकिन भाजपा इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए राजनीतिक एजेंडे खड़े कर रही है। भाजपा ने अपने राजनीतिक एजेंडे को साधु संतों के माध्यम से देश की जनता के मस्तिष्क को गुमराह करने के लिए उपयोग किया। वन नेशन वन इलेक्शन के कोई फायदे नहीं हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के आर्थिक नुकसान है, सामाजिक नुकसान है, राजनीतिक नुकसान है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक नुकसान है। उसके ऊपर मैंने तमाम चर्चाएं अभी सामने की। भारतीय जनता पार्टी जब जब मुद्दों से भटकाना होता है तो इस तरह के मुद्दों को वो लेकर आती है। एक रिपोर्ट आई, रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर विचार कर रही है, लेकिन भाजपा सड़कों पर उतर जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पेपर लीक से, और जो युवा हमारे बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं, बीजेपी की पोल खुल रही है, पेपर लीक और तमाम चीजों से नमक की जगह सर्फ परोसा जा रहा है। 56 इंच का सीना पूरी तरह से आज जिस तरह से एक्सपोज हो चुका है पूरे देश के सामने, आज उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने मंडलायुक्तों और 4 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए SIR अभियान की समीक्षा की। उन्होंने दावे, आपत्तियों की नियम अनुसार सुनवाई और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। CEO ने फार्म 6, 7 और 8 के निस्तारण की जानकारी लेते हुए इन बूथों का निरीक्षण करने को कहा, जहां 4% से अधिक नाम जुड़ने या 2% से अधिक नाम हटने की संभावना है। मंडलायुक्त को लगातार फील्ड विजिट के आदेश भी दिए गए। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में SIR कार्य की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अनोमलीज, नो मैपिंग और मतदाताओं को जारी नोटिसों की सुनवाई की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। डीएम ने ERO को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर समन्वय रखने और BLO के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनोमलीज या नो मैपिंग की स्थिति में मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं, उन्हें अपना पक्ष रखने और आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन के बाद पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। मंडलायुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में हुई बैठक में 27 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद 57 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें संपर्क मार्ग घाट, अस्थायी पैदल पुल, बस अड्डे, पार्किंग, साइनेज, टेंट सिटी और पुलिस फायर कर्मियों के लिए बेरक जैसी योजनाएं शामिल हैं। मंडलायुक्त ने सभी निर्माण कार्य कुंभ से पहले पूरा करने और गुणवत्ता के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्तरीय निरीक्षण भी किया। आज जो है बहुत से काम ऐसे हैं जो अभी होने हैं, कुछ नए प्रपोजल आए हैं, उनके इस कमेटी में रखे गए हैं। मेरी अध्यक्षता में कमेटी है, तो उसमें हमने पास किए हैं। उसमें
लगभग 57 करोड़ के काम है और इनमें बहुत से कामों की सैंक्शन जो फाइनल सैंक्शन है वो गवर्नमेंट से ली जानी है, शासन देगा इसमें, तो उनको वहाँ प्रेषित किया जाएगा मेरी संस्कृति के पश्चात। तो ये किया गया और बहुत से काम ऐसे थे जिनमें रिवीजन हुआ, पहले कम के काम थे, अब उनका एस्टिमेट बढ़ गया है, तो उसको भी हम लोगों ने पास किया है कमेटी से। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित किया गया। जनसुनवाई में 140 फरियादियों ने अपनी समस्याओं को रखा। अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में भूमि अतिक्रमण, नालाबंद होने से जलभराव, विधवा पेंशन के नाम पर ठगी, घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद और विकास कार्यों में देरी के मामले प्रमुख रहे। ग्राम पंचायत छरवा में बरसाती नाले और ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर डीएम ने तहसीलदार विकासनगर और जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक को मौके पर जाकर जांच तथा अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। ग्राम लक्ष्मीपुर में अवैध निर्माण की शिकायत पर भी एसडीएम विकासनगर को कार्रवाई के निर्देश दिए। आज लगभग 140 शिकायतें हमें प्राप्त हुई समाधान दिवस के इस अवसर पर और कई सारी शिकायतों के मौके पर निस्तारण के कार्य को भी किया गया। और मेन अगर हम बात करें तो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट जो जनरली रहते हैं उनका नंबर अभी कंपैरेटिवली कम है और दूसरे डिपार्टमेंटल इश्यूज भी जल संस्थान से रिलेटेड या अगर बात करें हम जिसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड भी कुछ एक इश्यूज आए हैं, तो इस तरह। चंपावत के लोहाघाट महाविद्यालय में छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर के 8 दिन से चल रहा एबीवीपी का आंदोलन उग्र हो गया है। छात्र संघ अध्यक्ष शिखर वर्मा के नेतृत्व में छात्र नेता कॉलेज की छत पर चढ़ गए और मांगे पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। सूचना पर तहसीलदार, पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे बाद भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सावंत और एसडीएम के आश्वासन पर छात्र नेता छत से नीचे उतरे। हालांकि छात्रों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। मांगे तो माननी है, क्योंकि हम लोग के हाथ में जितना हमारे को अलाउ कर दिया, हमारी जितनी पावर है उस हिसाब से हम लोगों ने एक ज्ञापन भेज दिया है। अभी मेल भेजा गया है जो इन्होंने एमए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री में कार्य करने के लिए कहा है, उसका मेल यहाँ से जा चुका है। जो हमारे पास एसेट्स हैं उसकी डिटेल जा चुकी है। फिर इनका जो एक था कि बीएससी 6 सेमेस्टर में इनके काफ़ी बच्चों की जो बैक आई थी उससे रिलेटेड भी हम लोगों ने वहाँ से आरटीआई की डिटेल मंगवा ली है। कुछ बच्चों की कॉपीज़ आज या कल में आ जाएगी और बाकियों की भी विद इन अ वीक यहाँ पे सारी कॉपीज़ डिस्पैच हो जाएगी। इनको समझाएंगे नीचे उतारने का। छात्रों की कुछ समस्याएं हैं जो यूनिवर्सिटी स्तर की हैं, तो इसको लेके ये छात्र धरना दे रहे थे। उनमें से कुछ छात्र जो कॉलेज की छत पर चढ़ गए हैं, तो इस संबंध में इनको समझाया जा रहा है, वार्ता की जा रही है। जो भी इनकी समस्याएं हैं, प्राचार्य मैडम मेरे साथ खड़ी हुई हैं, उन्होंने सारे लेटर जो यूनिवर्सिटी को लिखे हैं इस संबंध में। तो अब इन्हें हम समझा रहे हैं, जैसे ये मानते हैं तो फिर का अग्रिम कार्रवाई। अब अग्रिम कार्रवाई जो शासन निर्णय या जो भी उच्च अधिकारी निर्णय। जी, जैसा भी अभी हमारे पूर्व शासन अध्यक्ष ऋतिक डी ने बताया, सेम वही स्टेप है। अगर हमारी मांग को जल्द से जल्द नहीं पूरा किया जाता, हमारी 6 मांगे हैं। 7वीं मांग हमारी मॉडल फिजिक्स के बच्चों को एडमिशन, और 8वां मांग हमारी है एमए में जिन बच्चों ने ऑनलाइन किया है सभी को एडमिशन मिलना चाहिए। अगर जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो एबीवीपी में छात्र संघ उग्र आंदोलन करेगा। हम सड़कों तक भी जाएंगे, हम शासन स्तर से जाएंगे, डीएम आवास तक भी जाएंगे, और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम तब तक हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी छत से नहीं उतरेंगे। हमें एक लेटर दिखाया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है कि एक परफॉर्मा आ रखा है परफॉर्मा भरने को, मगर उसमें जो ये परफॉर्मा है, मैं सबको बता दूं कि परफॉर्मा हर साल आता है, हर साल उस परफॉर्मा में जाता है। कॉलेज से हर साल एक लेटर क्रिएट होता है, लेटर बन के वहाँ जाता है, मगर उस लेटर का कोई संज्ञान नहीं होता। तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ना हमारे छात्र नीचे आएंगे, ना हम अपनी भूख हड़ताल छोड़ेंगे। हमारा आंदोलन यूं का यूं ही चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, क्योंकि ये छात्र हितों की बात है और छात्र हितों के लिए विद्यार्थी परिषद खड़ा। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।